नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और हमारा टॉपिक होने वाला हिंदी प्रैक्टिस सेट। हिंदी प्रैक्टिस सेट के साथ साथ हमारा उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट कराए जा रहे हैं, जो टॉपिक वाइज है। अगर आपने अभी तक उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। आपके हिंदी के जितने भी क्वेश्चन होंगे सब लेटेस्ट होने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन दिया गया है, किस वाक्य में ब्राह्मादि चिन्हों का सही प्रयोग किया गया है। अर्थात जो ऑप्शन दिए गए हैं, किस ऑप्शन में जो हमारे ब्राह्म चिन्ह दिए गए हैं उसका सही प्रयोग किया गया है। अब ब्राह्म चिन्ह से क्वेश्चन है। ब्राह्म चिन्ह के बारे में जो आपको बिल्कुल बेसिक जानकारी याद रखनी है कि हिंदी में ब्राह्म चिन्ह की संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है। ठीक है, किस व्यक्ति के आधार पर हिंदी में ब्राह्म चिन्हों की संख्या 20 बताई गई है, तो व्यक्ति का नाम याद रखना, कामता जी प्रसाद द्वारा ब्राह्म चिन्हों की संख्या कितनी बताई गई है, 20 बताई गई है। ठीक है, ब्राह्म चिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ब्राह्म चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। सांस लेते समय जो हम क्षण भर के लिए रुकते हैं उसे ही हम ब्राह्म चिन्ह कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, जो हमारा पूर्ण विराम चिन्ह होता है, पूर्ण विराम चिन्ह, इसका प्रयोग हम अंग्रेजी भाषा में नहीं करते। ठीक है, याद रखना कि किस विराम चिन्ह का प्रयोग अंग्रेजी भाषा में नहीं करते, तो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग अंग्रेजी भाषा में नहीं करते। और योजक चिन्ह का प्रयोग हम संस्कृत भाषा में नहीं करते। तो दोनों याद रखें, पूर्ण विराम चिन्ह जो होता है उसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा में नहीं करते और योजक चिन्ह का प्रयोग हम संस्कृत भाषा में नहीं करते। अब देख लेते हैं जो हमारा दिया गया है किसमें ब्राह्म चिन्ह का सही प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा दिया गया है, इसमें ब्राह्म चिन्ह का बिल्कुल शुद्ध रूप या सही प्रयोग किया गया है। आप मुझे नहीं जानते, महीने में मैं 2 दिन ही व्यस्त रहता हूं। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा दिया गया है ये बिल्कुल शुद्ध दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं जो हमारा दिया गया है, छात्र का बहुवचन बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा। वचन से क्वेश्चन है और क्वेश्चन पूछा गया है छात्र का बहुवचन बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाएगा। तो वचन से क्वेश्चन है। वचन के बारे में जो आपको याद रखना है कि वचन कैसे शब्द होते हैं, तो ये हमारे विकारी शब्द होते हैं। और वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। ठीक है, याद रखना। अब देख लेते हैं जो दिया गया है, छात्र का बहुवचन बनाते समय क्या जोड़ा जाएगा। तो छात्र के साथ जोड़ा जाता है वृंद। पूरा होता है छात्र वृंद, छात्र का बहुवचन छात्र वृंद हो जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा दिया गया है, पापी का स्त्रीलिंग क्या होगा। पहला क्वेश्चन जो था हमारा वचन से था और जो तीसरा दिया गया है ये हमारा लिंग से क्वेश्चन है। लिंग के बारे में जो बिल्कुल बेसिक जानकारी आपको याद रखनी कि लिंग कैसा शब्द है, ये भी हमारे विकारी शब्द है। अर्थात लिंग वचन कारक के आधार में हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। लिंग की पहचान किससे होती है? तो लिंग की पहचान संज्ञा से होती है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है जो आपको याद रखनी है हमेशा। अब बात कर लेते हैं जो हमारा दिया गया है, पापी का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो पापी का स्त्रीलिंग होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। पापी का हो जाएगा पापिन। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, नवनीत शब्द का समानार्थी शब्द निम्न में कौन सा होगा। किसका पूछा गया है? नवनीत का। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ताजा मक्खन, नया चांद, जल या ग्रह। तो नवनीत का जो समानार्थी शब्द होता है ये होता है मक्खन। ठीक है, और मक्खन भी कैसा? ताजा मक्खन। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा दिया गया है, अर्थ के अनुसार फिर खाली स्थान दिया गया है कि कुल भेद हैं। तो अर्थ के अनुसार संबंध बोधक के कुल 8 भेद होते हैं। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा कि अर्थ के अनुसार जो हमारे होते हैं संबंध बोधक, इसके कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये सब वो क्वेश्चन है जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6।
द्विज शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता, अर्थात द्विज का कौन सा समानार्थी शब्द नहीं होगा। पहले दिया गया है ब्राह्मण, उसके बाद पक्षी, दांत और दुबला। तो पहले तो याद रखना जो द्विज है ब्राह्मण होता है, उसके बाद दांत भी होता है, पक्षी भी होता है, तो होता क्या नहीं है याद रखना, दुबला नहीं होता। अन्य शब्द भी होते द्विज जो याद रखना, जैसे अंडज भी होता है द्विज, उसके बाद गणेश का समानार्थी शब्द भी होता है द्विज, उसके बाद चंद्रमा का भी होता है। ठीक है, तो द्विज बहुत सारों का समानार्थी शब्द होता है, आपको याद रखना है, जैसे ब्राह्मण, दांत, अंडज, गणेश, चंद्रमा और पक्षी। होता किसका नहीं है, तो दुबला जो दिया गया ऑप्शन नंबर डी इसका नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया गया है, किस क्रमांक में कुल और कूल शब्द युग्म का सही अर्थभेद क्या होगा। ये दिया गया है, पहला कुल और उसके बाद कूल, कौन सा हमारा शुद्ध रूप बैठेगा। पहले में दिया गया परिवार और योग, दूसरे में परिवार और ठंडा, उसका किनारा और ठंडा और वंश और किनारा। तो पहला जो कुल दिया गया है ये होता हमारा किस कुल के हो, अर्थात किस वंश के हो, और कूल होता है नदी का किनारा जो होता है वो कूल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पत्र लेखन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा दिया गया है, इसमें दिया गया है ज्ञापन का अंग्रेजी शब्द क्या होगा। ज्ञापन का अंग्रेजी शब्द क्या होगा, तो ज्ञापन का अंग्रेजी शब्द होता है मेमो। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, संध्या और रात्रि, संध्या और रात्रि के बीच के समय को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है निशित, उसके बाद प्रदोष काल जो होता है, फिर चंद्रशेखर और बागदत्ता। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है निशित, इसका अर्थ होता है अर्धरात्रि। अर्धरात्रि के समय को क्या कहते हैं, निशित कहते हैं। उसके बाद जो दिया गया है संध्या और रात्रि के बीच का समय, ये कहलाता है प्रदोष काल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि चंद्रशेखर ये पर्यायवाची शब्द है हमारा, ये किसका शब्द है, शिव का। उसके बाद बागदत्ता, बागदत्ता का क्या अर्थ होता है, जिसके विवाह का वचन पहले दे दिया गया हो। जिसके विवाह का वचन पहले दे दिया गया उसे क्या कहते हैं, बागदत्ता। ठीक है, तो चारों याद रखने, निशित क्या होता है अर्धरात्रि, प्रदोष काल क्या होता है संध्या और रात्रि के बीच का समय, चंद्रशेखर तो पर्यायवाची है शिव का, और बागदत्ता जिसके विवाह का वचन पहले ही दे दिया गया हो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कु उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा अच्छा नहीं है। किसमें कु उपसर्ग का प्रयोग सही तरह से नहीं किया गया है। उपसर्ग से हमारे क्वेश्चन है, और आपको जो याद रखना है कि उपसर्ग कैसे शब्द होते हैं, ये हमारे पहले तो याद रखना है, ये एक शब्द का अंश होते हैं। उसके बाद ये उपसर्ग हमारे अभिकारी होते हैं, याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं, तो हिंदी में उपसर्ग की संख्या होती है 13। संस्कृत में उपसर्ग की संख्या होती है 22, और उर्दू में उपसर्ग होते हैं 19। ठीक है, ये बेसिक जानकारी है उपसर्ग के बारे में जो आपको याद रखनी है कि उपसर्ग हमारे शब्द के एक अंश होते हैं और ये अभिकारी होते हैं। हिंदी में होते हैं 13, संस्कृत में 22, उर्दू में 19। अब देख लेते हैं जो क्वेश्चन दिया गया है, कु उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है। पहला दिया गया है देखो कु, और इससे बचा हुआ भी है रंग, इसका शुद्ध अर्थ है कु, और फल ये भी सही है। कु और कर्म, कर्म का अर्थ है। उसके बाद कु और ता, इसका अर्थ नहीं है, तो कौन सा निर्मित नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। आपको इस तरह से याद भी रखना होता है, जब हम उपसर्ग हटा देते हैं जो हमारा बचा हुआ शब्द होता है क्या उसका शुद्ध अर्थ निकलता है, अगर निकला है तो सही है, और जिसका नहीं निकलेगा वही हमारा शुद्ध हो जाता है।
जैसे रंग निकला, यहाँ कर्म आया और यहाँ फल आया। ठीक है, तो कु उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर डी कुत्ता नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है किस शब्द में ता का प्रयोग प्रत्यय के रूप में नहीं हुआ है? देखो उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया उपसर्ग और 11 में पूछा गया प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में, दोनों के बारे में जो आपको याद रखना है कि दोनों ही क्या होते हैं? ये दोनों ही अविकारी होते हैं और दोनों ही हमारे उपसर्ग भी और प्रत्यय भी शब्द के एक अंश होते हैं। ठीक है, हिस्सा होते हैं शब्द के, तो याद रखना। अब क्वेश्चन पूछा गया था प्रत्यय से किस शब्द में ता का प्रयोग प्रत्यय के रूप में नहीं किया गया है। अब प्रत्यय से क्वेश्चन है, प्रत्यय के बारे में जो आपको याद रखना है कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं, पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। जो हमारे कृत प्रत्यय होते हैं ये हमारे क्रिया के साथ आते हैं और जो हमारे तद्धित प्रत्यय होते हैं ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ होते हैं। ठीक है, याद रखना। जो उपसर्ग से भी क्वेश्चन है और प्रत्यय से भी क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं किसमें ता का प्रयोग शुद्ध रूप से नहीं किया गया है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी जो हमारा दिया गया है इसमें ता का प्रयोग शुद्ध रूप से नहीं किया गया है। बाकी सब में पात्रता, विफलता, सफलता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनते हैं और सभी एग्जाम में आते हैं, आपको सही से देखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दिया गया है संधि बतानी है और संधि भी क्या बतानी है? गीतांजलि में कौन सी संधि होगी? पहले तो याद रखना कि इसका संधि विच्छेद कैसा होगा। गीत धन अंजलि हो जाएगा, बिल्कुल आसान है, बेसिक है। और संधि कौन सी हो जाएगी इसमें? हमारी स्वर संधि हो जाएगी। अब स्वर संधि से क्वेश्चन है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा यण संधि, उसके बाद चौथा अयादि संधि और लास्ट जो होती है हमारी वृद्धि संधि। ठीक है, तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5, दीर्घ, गुण, यण, अयादि और वृद्धि संधि। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है ये भी क्वेश्चन नंबर 13, ये भी संधि से दिया गया है। इसमें पूछा गया है हमारा सरयुग्मी में कौन सी संधि होगी? तो सरयुग्मी में जो संधि होगी इसमें संधि हो जाएगी हमारी दीर्घ संधि। बात कर लेते हैं इसके हम विच्छेद की। सरयु धन ऊर्मी। ठीक है, और संधि कौन सी हो जाएगी हमारी? दीर्घ संधि हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगली संधि। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है बागदान में कौन सी संधि होगी? तो बागदान का जो संधि विच्छेद हो जाएगा बाक धन दान। ठीक है, और संधि कौन सी बन जाएगी इसमें हमारी? बिल्कुल आसान संधि है, व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, संधि से क्वेश्चन थे 3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा दिया गया है उपयुक्त समास का चयन कीजिए। और समास कौन सा पूछा है? अनपढ़ में पूछा गया है कौन सा समास होगा। अब आपको जो याद रखना है समास के बारे में बिल्कुल बेसिक जानकारी। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेपीकरण करना, अर्थात किसी को छोटा कर देना। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं समास की परिभाषा की। तो समास की परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से। ठीक है, क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है वो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट पूछा जाए समास के कितने भेद होते हैं?
तो आपको याद रखना है, पूछा जाए संस्कृत में समास के भेद और हिंदी में समास के भेद। तो पूछा है संस्कृत में समास के कितने भेद होते हैं, तो संस्कृत में समास के भेद होते हैं 6, हिंदी में कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है, अनपढ़ में कौन सा समास होगा। तो जो हमारे नकारात्मक समास होते हैं उसमें नग्न तत्पुरुष समास हमारा होता है, ठीक है, अर्थात नग्न तत्पुरुष समास हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो आपको याद रखना है कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो तत्पुरुष समास के भेद पूछा जाए तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। उसके बाद तत्पुरुष समास के उपभेद कितने होते हैं, तो तत्पुरुष समास के उपभेद होते हैं 4। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है हमारा, ये उपभेद से ही पूछा गया है कि तत्पुरुष समास के कितने उपभेद होते हैं, 4। पहला जो हमारा दिया गया है, ये जो दिया गया है नगण्य तत्पुरुष समास, पहला। दूसरा होता है अलुक तत्पुरुष समास, तीसरा होता है उप पद तत्पुरुष समास, और चौथा होता है लुप्त पद तत्पुरुष समास। ठीक है, देखो आप जब समास पढ़ते हो तो आपको पता है कि तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, आपको यह भी याद रखना है कि कितने उपभेद होते हैं। अब इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, फिर बाद में क्वेश्चन आ जाएगा तो हमें ऐसा लगेगा कि हमसे क्वेश्चन आया नहीं और पता नहीं हिंदी में कितना डीप पूछ लिया गया है। उपभेद पूछे जाते हैं और कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आपको याद रखना कि तत्पुरुष समास के भेद 6 होते हैं, उपभेद 4 होते हैं। और देखो क्वेश्चन जो पूछा गया है ये उपभेद से ही पूछा गया है। और आपको याद रखना जितने भी नकारात्मक समास होंगे, जितने भी नकारात्मक होंगे वो सब नग्न तत्पुरुष समास में होते हैं। जैसे अनपढ़ पूछा है, अगर होता अधर्म तो ये भी हमारा नकारात्मक तत्पुरुष समास हो जाता। अमर, इसमें भी यही हो जाएगा। अयोग्य, इसमें भी यही हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी नकारात्मक हमारे शब्द होते हैं सब में तत्पुरुष समास होता है। कौन सा उपभेद होता है, तो नगण्य तत्पुरुष उपभेद होता है। ठीक है, अन्य उपभेद हमारे लिख दिए गए हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा गया है कि ये पूछ लिया जाएगा कि अलुक किसका भेद है, तो कहना तत्पुरुष समास का उपभेद है ये। ठीक है, तो समास से क्वेश्चन आते हैं, गलत नहीं होने चाहिए, बिल्कुल व्यवस्था के साथ करो। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया हमारा, उपयुक्त समास का चयन कीजिए। समास में क्या पूछा है, अकाल पीड़ित में कौन सा समास होगा। अकाल पीड़ित में कौन सा समास होगा, तो इसका जो अगर हम विच्छेद करेंगे तो किस तरह से हो जाएगा, अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित। ठीक है, और कौन सा हो जाएगा हमारा, कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि से का प्रयोग किस में करेंगे हम, कर्ण में हमारे से का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, उपयुक्त समास का चयन कीजिए। कौन सा समास पूछा है, बालामृत। बालामृत में कौन सा हमारा समास होगा, पहले तो इसका विच्छेद कर लेते हैं। जो इसका हमारा होगा, बालकों के लिए अमृत, बालकों के लिए अमृत हो जाएगा बालामृत। ठीक है, और के लिए का प्रयोग किस में किया जाता है, तो के लिए का प्रयोग किया जाता है संप्रदान तत्पुरुष समास में। ठीक है, तो आप इनका विग्रह करने के बाद इन्हें पहचान सकते हो, और एक बार पहचानने के बाद ऐसा कुछ नहीं है कि दोबारा करोगे तो बिल्कुल आसान हो जाते। समास एक बार कंप्लीट कर लो, उसके बाद प्रैक्टिस सेट करो, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो गलत होगा, और समास से 100% क्वेश्चन सही हो जाते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा दिया गया है, सर्वनाम का भेद लिखिए। कौन सा सर्वनाम का भेद होगा, पूछा क्या गया है, बाहर कोई रो रहा है में कोई कौन सा सर्वनाम होगा। बाहर कोई रो रहा है, इसमें कौन सा हमारा सर्वनाम होगा। अब सर्वनाम से क्वेश्चन पूछा गया है, अगर पूछा जाए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के भेद होते हैं हमारे 6, और 6 के 6 भेद याद होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होता। उसके बाद सर्वनाम की पूछी जाए संख्या कितनी होती है, तो सर्वनाम की संख्या होती है 11। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है कि सर्वनाम में कारक कितने होते हैं, सर्वनाम में कारक कितने होते हैं, तो सर्वनाम में कारक होते हैं 7।
ठीक है, जबकि कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। तो कौन सा कारक सर्वनाम में काउंट नहीं किया जाता? तो याद रखना, संबोधन कारक को सर्वनाम में काउंट या शामिल नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वनाम का भेद बताना है। बाहर कोई रो रहा है में कोई क्या है? तो बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ बताने वाली बात है नहीं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमारा हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? इसके भी भेद याद रखना। इसके भेद होते हैं 3। ठीक है, कौन कौन सा होता है? पहला उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा मध्य पुरुषवाचक और तीसरा अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद 3 होते हैं। सर्वनाम के खुद के भेद पूछे जाए तो 6 होते हैं। सही है, याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, क्रिया का भेद लिखिए। क्रिया का भेद क्या पूछा गया है? वह खाना खा रही है में कौन सी क्रिया होगी? ठीक है, अब क्रिया से क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला अकर्मक क्रिया और दूसरी सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म नहीं होता, इसमें कर्म नहीं होता। सकर्मक में कर्म होता है। ठीक है, तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। याद रखना, अकर्मक और सकर्मक। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है, आपको याद रखना। इससे अलग जो आपको याद रखना कि क्रिया का मूल रूप क्या होता है? क्रिया का याद रखना पूरा, क्रिया का मूल रूप क्या होता है? तो क्रिया का मूल रूप होता है धातु। उसके बाद धातु के कितने भेद होते हैं? तो धातु के 2 भेद होते हैं। पहला मौलिक धातु जो अपनी मूल अवस्था में रहती है, दूसरी यौगिक धातु जो दूसरे के योग से बनती है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं क्रिया से इसी तरह से कि क्रिया का मूल रूप क्या होता है? कहना धातु, और धातु के भेद होते हैं मौलिक और यौगिक 2। उसके बाद क्रिया के भेद अकर्मक सकर्मक 2 होते हैं। अकर्मक जो होगा अपना बिना कर्म के, सकर्मक कर्म के साथ। अब बात कर लेते हैं इनकी पहचान के लिए कि अकर्मक और सकर्मक की पहचान के लिए आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा होगा, तो जरूर पढ़ रखा होगा कि किससे पहचान करते हैं हम, क्या शब्द से पहचान करते हैं। प्रश्न करते हैं, अगर उत्तर मिला तो सकर्मक हो जाएगा और उत्तर नहीं मिला तो अकर्मक हो जाएगा। जैसे वह खाना खा रही है, क्या कर रही है? खाना खा रही है, अर्थात कौन सी क्रिया हो जाएगी? हमारी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रिया के बारे में जितनी चीजें बताई हैं आपको याद रखना। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा दिया गया है, संज्ञा का भेद लिखना है। संज्ञा के भेद पूछे गए हैं, बताना है। भारतीय सेना की वीरता विश्व प्रसिद्ध है, इसमें वीरता में कौन सी संज्ञा होगी? देखो, संज्ञा से क्वेश्चन है। ठीक है, और संज्ञा से जब भी कोई क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल बेसिक भी होते हैं और टफ भी हो जाते हैं। संज्ञा के भेद पूछे गए हैं। अगर पूछा जाए संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो बताना, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। ठीक है, संज्ञा के अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। उसके बाद पूछा जाता है संज्ञा के विकारक तत्व कितने होते हैं? क्वेश्चन इसी तरह से याद रखना, संज्ञा के विकारक तत्व। तो संज्ञा के विकारक तत्व होते हैं आपके 3। कौन कौन से होते हैं? लिंग, वचन और कारक। कितने विकारक तत्व होते हैं? 3 होते हैं, लिंग, वचन, कारक। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है उत्पत्ति के आधार पर बताओ। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितनी होती है? तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा होता है योग रूढ़। ठीक है, तो ये जो बिल्कुल बेसिक जानकारी बताई है आपको याद रखनी है संज्ञा के बारे में। संज्ञा पूछी जाती है अर्थ के आधार पर, संज्ञा पूछी जाएगी विकारक तत्व के आधार पर, संज्ञा पूछी जाएगी उत्पत्ति के आधार पर। अब बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन था हमारा, इसमें वीरता है, कोई इतना बड़ा टफ नहीं था। कौन सा हो जाएगा हमारा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 जो हमारा दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, विशेषण का भेद चुनना है। मुझे 4 गज कपड़ा चाहिए में 4 क्या है? कितना कपड़ा चाहिए? 4 गज कपड़ा चाहिए में 4 क्या है? मुझे 4 गज कपड़ा चाहिए में विशेषण का भेद बताना है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? संख्यावाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है कि विशेषण क्या होते हैं। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा होता है आपका सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो विशेषण के भेद याद रखना कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण का भेद। मैं उसे भली भांति जानता हूं, मैं उसे भली भांति जानता हूं में कौन सा क्रिया विशेषण होगा? तो भली भांति जानता हूं, इसमें कौन सा हो जाएगा? रीतिवाचक हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले जो आपको याद रखना कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं और क्रिया विशेषण हमारे अभिकारी शब्द होते हैं। क्या होते हैं? अभिकारी। कौन कौन से भेद हैं? तो ये लिखे हुए, पहला रीतिवाचक, दूसरा ऑप्शन में कालवाचक, तीसरा स्थानवाचक और चौथा परिमाणवाचक। आप यहीं पे कंप्लीट कर लेना, खत्म कर लेना। अब देखो इसमें जो दिया गया है, मैं उसे भली भांति जानता हूं, यह रीतिवाचक है। इसकी पहचान के लिए हम कैसे शब्द से प्रयोग करते हैं, प्रश्न करते हैं कैसे, आपको उत्तर मिल जाएगा। मैं उसे कैसे जानता हूं? भली भांति, अर्थात रीतिवाचक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला जो हमारा दिया गया है कालवाचक। ठीक है, काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय। क्या होता है इसका शाब्दिक अर्थ? समय होता है। और इसकी पहचान के लिए हम कब शब्द से प्रश्न करते हैं। जैसे सोहन सुबह खाना खाता है, या सोहन सुबह पढ़ता है। तो एक समय का पता चल जाएगा काल का कि कब पढ़ता है। हमने क्वेश्चन करा कब से, कब पढ़ता है? सुबह पढ़ता है। तो ये हो जाता कालवाचक। उसके बाद परिमाणवाचक में हो जाता कितना से प्रश्न कर लेते। ठीक है, और उत्तर मिल जाता। जैसे हम कम पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं? तो उत्तर मिल जाएगा कम पढ़ते हैं, अर्थात परिमाणवाचक हो जाएगा। स्थानवाचक से प्रश्न करते हैं हम कहां से। ठीक है, और हमें उत्तर मिल जाता है। जैसे सोहन दिल्ली गया, सोहन दिल्ली गया, कहां गया? तो एक उत्तर मिला दिल्ली गया। ठीक है, तो ये हो जाता है स्थानवाचक। तो क्रिया विशेषण से क्वेश्चन आते हैं। क्रिया विशेषण के भेद याद रखना 4। रीतिवाचक प्रश्न करते हैं कैसे से, जैसे मैं उसे भली भांति जानता हूं, कैसे जानता हूं? भली भांति। ठीक है, काल से एक समय का पता चलता है, परिमाण से नापतोल का पता चलता है, स्थान से एक जगह का पता चलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसी तरह से बनते हैं। यहां से क्वेश्चन आते बहुत है, गलत नहीं होना चाहिए, याद रखना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा। वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है, इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 ये भी दिया गया हमारा, तो ये भी हो जाएगा हमारा क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्रिया विशेषण से क्वेश्चन आते हैं, आपको याद रखना। अगर पूछा है क्रिया विशेषण होता क्या है, तो ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, परिभाषा भी याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, मीरा जोर से हंसी। वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? मीरा जोर से हंसी, इसमें भी क्रिया पूछी गई है। अब देखो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी अकर्मक क्रिया। ठीक है,
हंसने से आप प्रश्न कर लो क्या से, क्या हंसी, तो कोई उत्तर नहीं मिलेगा, तो कौन सा हो जाएगा हमारा अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे हंसना, उसके बाद अगर होता है रोने में कौन सी क्रिया हो जाएगी, तो रोने में भी आपकी अकर्मक हो जाएगी। रोना, फिर सोना, भागना, इन सब में हमारी कैसी क्रिया है, तो सब में अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो अकर्मक और सकर्मक क्रिया से क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना। अगर क्या प्रश्न करने से उत्तर मिल जाए तो सकर्मक, और उत्तर ना मिले तो अकर्मक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, बुद्धिमान का स्त्रीलिंग शब्द बताना है। बुद्धिमान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो बुद्धिमान का स्त्रीलिंग शब्द होगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्धिमती हो जाएगा। ठीक है, बुद्धिमान का जो हमारा स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बुद्धिमती हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे। उसके बाद नेक्स्ट जो अब आपको बताना है, कुछ बात कर लेते हैं अपने गिव अवे के लिए। तो पहला हमारा गिव अवे होगा, आपको बताना है, मैं रचनाएं यहां पे लिख देता हूं, जैसे चिदंबरा, उसके बाद उर्वशी, नेक्स्ट कितनी नावों पर कितनी बार, पहली चिदंबरा, दूसरी उर्वशी, कितनी नावों पर कितनी बार, ठीक है, और चौथी यामा। इन चारों रचनाओं को पुरस्कार मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, आपके लिए गिव अवे है, आपको यह बताना है कि कब कब इन्हें इन रचनाओं को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, और ये जो चारों रचनाएं हैं, चिदंबरा, उर्वशी, कितनी नावों पर कितनी बार और यामा, ये किस किस की रचनाएं हैं। ठीक है, ये आपके लिए गिव अवे है। उसके बाद अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।